हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नेट, इंडियाज़ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। लर्न करना है तो लर्नेट पे आइए। आज हम बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में आपको ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। बताया था कि क्या बताया था ऑस्टेड ने कहा था कि जब किसी वायर में जब किसी वायर में करंट फ्लो कराई जाए, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कराई जाए तो इसके सराउंडिंग एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ऐसा ऑस्टेड ने बताया था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कराई जाए तो इसके सराउंडिंग एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऐसा कुछ भी ऑस्टेड नहीं बता पाए। ऑस्टेड सिर्फ इतना ही बता पाए कि जब किसी वायर में करंट फ्लो कराई जाती है तो उसके सराउंडिंग एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। किसकी वजह से? करंट की वजह से। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है और डायरेक्शन क्या होती है, ऐसा ऑस्टेड नहीं बता पाए। तो अब ऐसा जब ऑस्टेड नहीं बता पाए तो दूसरे साइंटिस्टों का जब ध्यान इधर गया, उन्होंने अपने इन्वेंशन शुरू किए। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट थे बायोट-सेवर्ट ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। और बताया क्या? उन्होंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था किसकी वजह से? जो करंट की वजह से। जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था करंट की वजह से, वायर में करंट फ्लो कराने की वजह से, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये बताया था बायोट-सेवर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से कि जो मैग्नीट्यूड वायर में करंट फ्लो कराने से बन रहा था उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, ये अपने एक्सपेरिमेंट से बताया था। क्या था एक्सपेरिमेंट? तो इसके लिए बायोट-सेवर्ट ने एक वायर लिया, किसी भी शेप का, कोई डिफाइंड शेप नहीं था कि हम ऐसा ही कोई वायर लें, स्ट्रेट लें, कोई कर्व लें, यानी कैसा शेप लें, वो कोई डिफाइंड नहीं था। बायोट-सेवर्ट ने कोई भी एक वायर ले लिया और इस वायर में करंट फ्लो कराई। इस वायर में करंट फ्लो कराई और ये देखा कि इस जैसे वायर में करंट फ्लो कराई तो इसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड तो बन गया। तो बायोट-सेवर्ट ने देखा कि इस वायर से कुछ डिस्टेंस आर पर कोई पॉइंट लिया और ये देखा कि इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। वायर में जब करंट फ्लो कराई गई तो इसके सराउंडिंग क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड तो बन गया, लेकिन इस वायर से कुछ डिस्टेंस आर पर किसी पॉइंट पी पर इस मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट कितना है, ये बायोट-सेवर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से पता किया। अच्छा, ये वायर तो बहुत बड़ा था, तो ये जो डिस्टेंस आर लेंगे कहाँ से लेंगे? तो इसके लिए बायोट-सेवर्ट ने क्या किया? बायोट-सेवर्ट ने इस वायर को कई सारे छोटे पार्टों में डिवाइड मान लिया। बायोट-सेवर्ट ने कहा कि ये वायर पूरा एक वायर नहीं है, बल्कि जैसे इस वायर को ले हम, बायोट-सेवर्ट ने कहा ये वायर पूरा एक वायर नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना। ये पहला छोटा पार्ट जिसको नाम दिया DL, ये दूसरा पार्ट DL, ये तीसरा पार्ट DL, सारे बराबर पार्टों में डिवाइड कर लिया, यानी बराबर हिस्सों में इसको तोड़ लिया, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये जो लेंथ थी ना, जो DL उन्होंने मानी थी, वो इतनी छोटी लेंथ थी। देखिए D का सेंस क्या होता है, आप सब जानते भी होंगे। D का सेंस क्या होता है कि टेंस टू जीरो, मतलब जीरो नहीं, लेकिन जीरो से ठीक बड़ा। अगर हम थोड़ा सा भी कम कर देंगे तो वो जीरो हो जाएगा, ये D का मतलब होता है। तो यानी लेंथ जो थी वो पॉइंट लेंथ थी। बायोट-सेवर्ट ने जो लेंथ ली थी वो पॉइंट लेंथ ली थी, यानी बहुत छोटी सी लेंथ, एक पॉइंट लेंथ, बहुत छोटी सी, यानी लगभग जीरो के बराबर, यानी ना के बराबर लेंथ बायोट-सेवर्ट ली थी। अच्छा, क्यों ऐसा किया था? ताकि वायर के शेप का कोई असर ना पड़े। अब सोचिए, कैसा भी शेप आप ले लीजिए वायर, समझिए ध्यान से इस चीज़ को, वायर का कैसा भी शेप ले लीजिए, लेकिन अगर पॉइंट लेंथ की बात करें तो उसका शेप तो हमेशा एक ही जैसा होगा, उसका शेप थोड़ी ना बदलने वाला। कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट का शेप नहीं बदलने वाला। वायर का आप कोई भी शेप ले लीजिए, लेकिन उस पॉइंट का शेप नहीं बदलेगा। इसलिए बायोट-सेवर्ट ने बहुत छोटी सी लेंथ ली थी। वायर तो बहुत बड़ा था, लेकिन बायोट-सेवर्ट ने क्या किया, इस पूरे वायर को ये मान लिया कि ये पूरा वायर इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना है, ये पूरा वायर इस तरह से छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बना है और हर एक छोटे से पॉइंट की लेंथ DL है। तो यहाँ भी बायोट-सेवर्ट ने यही किया, ये वायर पूरा लिया और इस वायर में एक छोटी सी लेंथ कितनी ली? DL, छोटी सी लेंथ DL ली।
इस छोटी सी लेंथ dl से ये देखा कि ये पॉइंट कहीं पर भी एक छोटी सी लेंथ ले सकते थे, कहीं पर भी आप एक छोटी सी लेंथ dl ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको यहीं पे दिखानी, यहाँ, लेकिन जहाँ पे आप लेंथ लेंगे वहाँ से इस पॉइंट P की डिस्टेंस r मान ली। जितनी लेंथ हमने दिखाई इतनी भी नहीं होती, बस जितने में ये पॉइंट हमने बताया ना, एक पॉइंट लेंथ लेंगे, जितने में एक पॉइंट रख जाए बस उतनी लेंथ लेंगे, लेकिन अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने छोटी सी लेंथ ही दिखा दी। अब किया क्या कि इस छोटी सी लेंथ से ये पॉइंट जहाँ पर उनको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था उसकी डिस्टेंस मान ली r। क्लियर? ये बायोसेवर्ट ने शेप तैयार किया। अब देखा कि जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकला था किस पर, पॉइंट P पर, पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकला था उसको एक सिंबल दिया, पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकला था उसको एक सिंबल दिया B। अब लेकिन बहुत छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, कोई लेंथ बड़ी छोटी थी, पूरा वायर तो ले नहीं रहे थे, एक छोटी सी ले रहे थे, तो इसको भी DB नाम दिया। उन्होंने कहा बायोसेवर्ट ने ये देखा कि पॉइंट P पर इस छोटी सी लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, या फिर इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है वो किन किन फैक्ट्स पर डिपेंड कर रहा है। ये बायोसेवर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से देखा और इसमें उन्होंने क्या पाया कि कौन कौन से फैक्ट हैं। सबसे पहले बायोसेवर्ट ने देखा, नहीं बायोसेवर्ट ने कौन कौन से फैक्ट देखे, बायोसेवर्ट ने देखा कि इस वायर की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड तो था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब वो मैग्नेटिक नीडल को रख रहे थे, यहाँ पे जब इस पॉइंट पे जब वो मैग्नेटिक नीडल को रख रहे थे तो वो देख रहे थे कि वो नीडल जो हो रही वो डिफ्लेक्ट हो रही, नीडल क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही, हिल रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड तो है, जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, ये बायोसेवर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से देखा। तो कुछ पॉइंट इसके थे। पहला पॉइंट, बायोसेवर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से देखा कि पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड है DB, हम DB क्यों लिखेंगे, DB इसलिए लिखेंगे क्योंकि उन्होंने बताया ना स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर की वजह से नहीं देख रहे थे, इस छोटी सी लेंथ की वजह से देख रहे थे। तो बायोसेवर्ट ने कहा कि पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड DB है वो डिपेंड करेगा करंट I पे। वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट I पे। मतलब अगर वायर में फ्लो होने वाली करंट को बढ़ा रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा था, अगर वायर में फ्लो होने वाली करंट को बढ़ा रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा था, और करंट को अगर रिड्यूस कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रहा था। मतलब मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बायोसेवर्ट ने और क्या देखा, बायोसेवर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड DB था वो डिपेंड कर रहा था किस पे, DL पे। अब लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा था। अब सिंपल सी बात है, अगर आप लेंथ को छोटा रखोगे तो कम असर पड़ेगा, इतने ही हिस्से का असर यहाँ पे पड़ेगा। लेंथ को बड़ा कर दोगे, वायर को बड़ा कर दोगे तो ज़्यादा वायर। अब देखिए हर एक पॉइंट असर डालेगा। कैसे? अब इस चीज़ को समझो। जैसे मान के चले हमने ये एक वायर लिया, हमने एक छोटा सा हिस्सा, केवल एक छोटा सा हिस्सा लिया वायर का, एक बहुत ही स्मॉल पार्ट, ये वायर लिया, और हमने यहाँ पे कोई पॉइंट P ले रखा है, हमने यहाँ पे कोई पॉइंट P ले रखा है। अब इस पॉइंट P पे, अब इस वायर में करंट फ्लो कराई तो इतने हिस्से में तो करंट फ्लो होगी, बस इतना ही हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाएगा। लेकिन अगर ये वायर थोड़ा सा और बढ़ाए, नहीं एक टुकड़ा और जोड़ दें वायर का एक टुकड़ा और जोड़ दें, ऊपर एक पीस और जोड़ दें, तो ये वाला हिस्सा भी जो बाद में हमने जोड़ा, ये भी तो अपना असर इस पर डालना होगा, ये भी तो अपना असर मतलब इफेक्ट, ये भी तो अपना इफेक्ट डालना होगा इस पर। तो यहाँ पे दो इफेक्ट, इतने हिस्से का भी इफेक्ट पड़ रहा है, इतने हिस्से का भी इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब फील्ड बढ़ गया। तो बायोसेवर्ट ने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड DB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है DL के। मतलब अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, हम करंट बढ़ाएंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अच्छा, इसके अलावा बायोसेवर्ट ने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है DB वो डिपेंड किस पे कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड DB डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। अब डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करने का सेंस हुआ, आप समझिए, अगर ये डिस्टेंस कम होती, ये पॉइंट पास होता तो जाहिर सी बात है इफेक्ट ज़्यादा होता। अब आप सोचो, एक मैग्नेट लीजिए, आप मैग्नेट लीजिए, ये मैग्नेट N और S लिए, और आयरन पार्टिकल को हम यहाँ पे रखें, तब ये मैग्नेट आयरन पार्टिकल को ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा कि आयरन पार्टिकल को हम यहाँ रखें, तब ये मैग्नेट आयरन पार्टिकल को ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा। अब सिंपल सा, अगर आयरन पार्टिकल को यहाँ पे रखेंगे तो ये मैग्नेट जल्दी खींच लेगा, इफेक्ट ज़्यादा डालेगा। यही आयरन पार्टिकल दूर है तो मैग्नेट इतना असर उस पर नहीं डाल पाएगा और देर से खींचेगा। तो यानी डिस्टेंस को कम करेंगे तो इफेक्ट ज़्यादा होगा, डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो इफेक्ट कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड का सेंस ही इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का सेंस ही इफेक्ट है कि कितना इफेक्ट उस पर पड़ रहा है। तो बायोसेवर्ट ने क्या कहा, बायोसेवर्ट ने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड DB है वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस R पे। लेकिन उल्टा का मतलब क्या था, डिस्टेंस को कम कर रहे थे तो इफेक्ट बढ़ रहा था,
डिस्टेंस को बढ़ा रहे थे तो इफेक्ट कम हो रहा था, उल्टा का मतलब इन्वर्सली 1/। बायोसेवर्ट ने अपने कई सारे एक्सपेरिमेंट से देखा कि ये स्क्वायर होता है, यानी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। देखिए बायोसेवर्ट का जो लॉ था ना वो कूलाम्स लॉ से मोटिवेटेड था। कूलाम ने अपना लॉ दिया था, आप पढ़ चुके होंगे कूलाम्स लॉ। तो बायोसेवर्ट का लॉ पूरी तरह से कूलाम्स लॉ से मोटिवेटेड था, ठीक है। तो ये dB प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये 3 स्टेप तो बायोसेवर्ट को मिल गए। अभी भी लेकिन एक स्टेप और बाकी था, अभी भी एक स्टेप और बचा था, और वो स्टेप क्या था समझिए। एक स्टेप और ये था कि बायोसेवर्ट ने देखा कि ये जो पॉइंट है ना, जो आपने लेंथ लिए रखी है, अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट करें तब भी इफेक्ट में चेंजमेंट आ रहा है। अब सोचो इस हमारा लेंथ यही है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग फिगर बनाते हैं। इतनी छोटी सी लेंथ हम लिए, ये छोटी सी लेंथ लिए हम, ठीक है, ये छोटी सी लेंथ लिए। हमारा पॉइंट जो था वो अभी यहाँ पे था, ऐसे इस जगह पॉइंट था। इस छोटी सी लेंथ का असर इस पॉइंट पी पे पड़ रहा था, इस छोटी सी लेंथ का असर इस पॉइंट पी पे पड़ रहा था। अगर ये एंगल चेंज किया जाए, एंगल चेंज किया जाए तो इफेक्ट भी चेंज होगा। अब अगर इस पॉइंट को खिसका के थोड़ा सा और सामने ले आया जाए तो अब देखिए डिस्टेंस और कम हो गई, डिस्टेंस और कम हो गई, ये डिस्टेंस देखिए कम हो जाएगी, इससे ये डिस्टेंस कम हो गई, मतलब इफेक्ट बढ़ गया। पॉइंट को थोड़ा सा खिसका के और ऊपर ले जाए, हम इधर ले जाए, देखिए ये लेंथ जो लेते हैं पॉइंट लेंथ देते हैं। अब यहाँ से ना मेजर करने लगा, बिल्कुल छोटी सी लेंथ होती है, बिल्कुल छोटी सी लेंथ, हम पॉइंट को यहाँ पहुँचा दीजिए। अब देखिए डिस्टेंस ये हो गई, डिस्टेंस और बढ़ गई, मतलब इफेक्ट और कम हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट को इधर उधर खिसकाने पे हम क्या चेंज कर रहे थे कि हर बार एंगल चेंज कर रहे हैं। हम क्या चेंज कर रहे हैं? एंगल। अभी एंगल कुछ और था, ये एंगल कुछ और होगा, ये एंगल कुछ और होगा, हम हर बार एंगल को चेंज कर रहे हैं। देखिए अभी पॉइंट ऐसे था, अब पॉइंट को सीधे ले आए, एंगल 90 हो गया, पॉइंट को इधर ले गए, मतलब एंगल चेंज कर रहे हैं। तो बायोसेवर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये भी देखा कि अगर हम एंगल चेंज करेंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अगर हम एंगल चेंज करेंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो चौथा पॉइंट था, बायोसेवर्ट ने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल किसके इसके बीच? बिटवीन DL एंड R। साइन ऑफ एंगल बिटवीन DL एंड R। DL और R के साइन के एंगल के बराबर होता है। अच्छा ये साइन ही क्यों लेते हैं? कॉस भी ले सकते थे, हमें तो एंगल चाहिए था, हम केवल थीटा ले लेते, साइन ही क्यों लिए? तो ये भी अभी हम आपको वेक्टर फॉर्म जब इसका एक्सप्लेन करेंगे ना तो वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने साइन ही क्यों लिया। ये कुछ 4 फैक्ट बायोसेवर्ट ने देखे जिन पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा था, जिन पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा था। ठीक, इन चारों फैक्ट्स को अगर हम आपस में मिला दें तो क्या बनेगी इक्वेशन? DB प्रोपोर्शनल टू, यानी चारों फैक्ट्स को अगर आपस में मिला दें, ये चारों फैक्ट्स को आपस में मिला दें, आप यहाँ पे लिख लेना अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्ट्स। इस लाइन को आप यहाँ बढ़ा देना, अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्ट, यानी इन फैक्टों पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। अच्छा इन चारों पॉइंट्स को अगर आपस में मिला दें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा DB प्रोपोर्शनल का साइन सब में, हमने सारे सब में लगा दिया, IDL अपॉन R स्क्वायर साइन थीटा, IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये था बायोसेवर्ट लॉ, IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। आप अच्छे से जानते हैं कि प्रोपोर्शनल साइन हटता है इक्वल आता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है इक्वल आता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट जुड़ेगा, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट जुड़ेगा, यानी फॉर्मूला हमारा बनेगा DB इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट जुड़ता है वो क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल साइन हटा इक्वल आया, एक कांस्टेंट जुड़ा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया बायोसेवर्ट लॉ कंप्लीटली, ठीक है। ये बायोसेवर्ट लॉ हो गया कि यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट जुड़ेगा। ये जो कांस्टेंट होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 4 पाई तो आप जानते हैं क्या होता है। ये म्यू नॉट क्या चीज़ है? तो म्यू नॉट होती है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वेयर हम ये बोल सकते हैं वेयर म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड
परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, इसको हम परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहेंगे। ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती क्या चीज़ है, इसका सेंस क्या है, क्या मतलब है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए आपने जब फर्स्ट लेसन पढ़ा था तो उसमें परमिटिविटी एक वर्ड पढ़ा था, शायद आपको याद हो, याद करिए। उसमें आपने पढ़ा था परमिटिविटी, कूलॉम्स लॉ वाला लेसन पढ़ा था आपने, उसमें आपने पढ़ा था परमिटिविटी। जो सेंस परमिटिविटी का था वही सेंस परमिबिलिटी का है। चार्ज के लिए लेते थे तो परमिटिविटी, और मैग्नेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लेते थे तो उसको परमिटिविटी बोलते थे, जब मैग्नेटिक फील्ड के लिए लेते थे तो उसको परमिबिलिटी बोलते थे। होता क्या था, एक बार हम फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी चार्ज मैग्नेट की बात करते हैं, अच्छा मैग्नेट को, चलो मैग्नेट को ले लेते हैं। यहाँ पे हम किसी मैग्नेट की बात करते हैं, ये मैग्नेट एन और एस, यहाँ पे हमने एक आयरन पार्टिकल रखा, यहाँ पे हमने एक आयरन पार्टिकल रखा। हम जैसे आयरन पार्टिकल को रखेंगे, ये मैग्नेट क्या करेगा, इस आयरन पार्टिकल को खींच लेगा। अब लेकिन खींचने के लिए होगा क्या, अब जैसे हमें किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपनी ओर खींचना होता है, हमें किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचना होता है तो अपना हाथ उस तक लेके जाएंगे, उसको खींच लाएंगे। यानी हमें अपना हाथ उस तक पहुंचाना पड़ता है, नहीं हाथ ले गए तो कोई स्टिक, कोई रस्सी, कुछ भी उस तक पहुंचा, उसको खींच लिए। उसी तरह से मैग्नेट इस सारे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचना चाहता है, लेकिन मैग्नेट तो कुछ नहीं भेज रहा है। तो ऐसा साइंटिस्टों ने माना कि ये मैग्नेट जरूर कुछ लाइनें भेज रहा है। ये मैग्नेट क्या कर रहा है, कुछ लाइनें भेज रहा है इस आयरन पार्टिकल को खींचकर लाने के लिए। इन लाइनों को नाम देते हैं हम फोर्स लाइन्स। इनको क्या देते हैं, नाम फोर्स लाइन्स। ये लाइनें जा रही हैं, इस आयरन पार्टिकल को खींच कर ला रही हैं। रास्ते में क्या है, रास्ते में आप जानते हैं एयर है, रास्ते में एयर है। एयर क्या करती है, जैसे जैसे मान के चलिए मैग्नेट ने अगर 100 लाइनें भेजी, हम मान के चलते हैं मैग्नेट ने अगर 100 लाइनें भेजी तो एयर इन सबको नहीं जाने देती। एयर क्या कहती है, 100 लाइनें गई थी इसको खींच कर लाने के लिए, एयर ने कहा हम सबको नहीं जाने देंगे, आप कुछ टैक्स पे करिए, यानी कुछ को हमारे पास रोकिए। तो एयर कुछ को रोक लेती है, मान लेते हैं 40 को रोक लिए, मान लेते हैं ऐसा, और 60 को भेज दिए खींच के लाने के लिए। तो जितनी लाइनें रुक गई वही है परमिबिलिटी। जो रुक गई, जो पहुंच गई वो नहीं, जो रुक गई उन्होंने परमिशन दिलाई, इन 40 ने दिलाई परमिशन, यानी इन 40 ने बाकी को एबल बनाया, जाने के एबिलिटी दी 40 ने, इसलिए 40 ने परमिशन दिलाई इन 60 को, इसलिए ये 40 लाइनें हुई परमिबिलिटी। यानी सीधा सा सेंस है, जितनी फोर्स लाइन है या जितना इफेक्ट एयर रोक दे उसको हम परमिबिलिटी बोलते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू 4.10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। म्यू नॉट है क्या, वो आपको समझ में आ गया होगा। परमिबिलिटी है जिसकी वैल्यू 4.10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होगी। क्लियर, ये था बायोट-सेवर्ट लॉ। यानी बायोट-सेवर्ट ने बस इतना बताया था कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उससे कुछ डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और पूरे वायर के लिए नहीं लिया, इन्होंने स्मॉल लेंथ के लिया। ये याद रखिएगा, वो स्मॉल लेंथ जो है वो पॉइंट लेंथ होती है, स्मॉल लेंथ के लिए लिया था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। क्लियर इतना। बायोट-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो अभी भी आपने बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ा है, dB = μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r²। ये बायोट-सेवर्ट लॉ अभी भी आपने पढ़ा है। अब हमें इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए। देखिए वेक्टर फॉर्म मतलब जो डायरेक्शन को शो करे, तो यहाँ से तो साइन थीटा सबसे पहले आप हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि एंगल भी डायरेक्शन को ही बताता है। और ये हमारा फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला जो बायोट-सेवर्ट का हुआ, ये हुआ dB = μ0/4π I dl/r²। देखिए थीटा भी वेक्टर फॉर्म से ही समझ में आ जाएगा कि ये साइन ही थीटा क्यों आया। फिलहाल बायोट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला μ0/4π I dl/r²। हमें इसके वेक्टर फॉर्म को लिखना है। तो आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास अपनी डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम इधर वेक्टर का साइन लगाएं dB, इधर वेक्टर का साइन लगाएं, तो इधर भी हमें वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा, μ0/4π। ठीक है। अब देखिए ये जो आइडियल है ना, I और dl, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। जो आइडियल है, ये dl यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो dl है बेटा, आइडियल जो है, I है फ्लोइंग करंट इस स्मॉल एलिमेंट, I है फ्लोइंग करंट इन स्मॉल एलिमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर लगेगा dl के ऊपर, क्योंकि करंट के ऊपर तो वेक्टर लग नहीं सकता, क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो μ0/4π तो हमने ऐसे ही लिखा, ये I और dl के ऊपर वेक्टर लगा दिए अपॉन r²। इतना तो आपको समझ में आया होगा।
देखिए क्यों, अगर डी बी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इधर वेक्टर का साइन यूज करेंगे तो इधर भी यूज करना पड़ेगा। अब इधर वेक्टर है कौन, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, ये तो वेक्टर हो नहीं सकता। आई करंट है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा नहीं सकते हम। तो डीएल जो है ये एक एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट जिसके पास डायरेक्शन होती है, इसलिए हमने इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया। ठीक है, अब लेकिन एक चीज़ और समझिए, ये जो आर है, आर ये पोजीशन वेक्टर है। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर, जो कि पोजीशन को डिफाइन करता है। यहाँ पे जो आर है वो पोजीशन को बता रहा है, किसकी पोजीशन को, पॉइंट पी की पोजीशन को, कहाँ से, डीएल से। तो आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर यहाँ पे आर के ऊपर वेक्टर लगा दें तो ये स्क्वायर है, और आप जानते हैं कि वेक्टर स्क्वायर के ऊपर नहीं लगता। अगर स्क्वायर पर वेक्टर लगा भी देंगे तो वो कैंसिल हो जाता है। जैसे अगर हम ऐसा बोल दें वेक्टर ए का स्क्वायर, तो इसका सेंस ए का स्क्वायर ही होता है, लेकिन हमें पता है कि आर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसी सिचुएशन में करते क्या है, हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन इसका यूज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आर के ऊपर हम वेक्टर नहीं लगा सकते थे, जबकि आर एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर की हेल्प लेते हैं, आर कैप। ये कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो ये हुआ वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, कैसे करेंगे। आपने पढ़ रखा है कि ए कैप होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर है। ये क्लास 11 के फॉर्मूले हैं वेक्टर वाले, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर है, ए कैप का फॉर्मूला होता है। तो उसी तरह से आर कैप को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, हम ऐसे लिखते हैं। और आर कैप, जैसे ए कैप था वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर है, तो आर कैप हो जाएगा वेक्टर आर क्रॉस में ये वेक्टर आर। अच्छा, कि ये क्रॉस क्यों लिया गया, इस चीज़ को थोड़ा समझिए। यहाँ पे डॉट क्यों नहीं लिया गया, क्रॉस क्यों लिया गया, क्योंकि अब थोड़ा सा याद करिए, दो तरह के प्रोडक्ट होते थे क्लास 11 में आपने पढ़े, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या था कि अगर हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कराएं, इस चीज़ को समझिए, क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, ये सारे पॉइंट आप पढ़े हुए हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कराएं, वेक्टर इंटू वेक्टर, और जो आंसर आए वो स्केलर हो। हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कराएं, आंसर स्केलर आए, तो यहाँ पे हम डॉट का यूज करते थे। लेकिन अगर हम दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कराएं, वेक्टर इंटू वेक्टर, और आंसर भी हमारा वेक्टर ही आए, तो यहाँ पे हम क्रॉस का यूज करते हैं। अब देखिए, जो हमारा आंसर मल्टीप्लाई कराने पे जो आंसर आ रहा है, ये डी एल और आर दोनों ही वेक्टर हैं, इनका मल्टीप्लाई कराने पे जो आंसर आ रहा है ना, वो भी वेक्टर है। तो इसके लिए हम डॉट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, हम ऐसे ही लिखते हैं। और आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर कैप को लिख सकते हैं वेक्टर आर क्रॉस में वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, और अपॉन में आर स्क्वायर तो पहले से था। देखिए, मॉड आर का मतलब क्या होता है, आप इसी जानते होंगे कि मॉड ए का मतलब ए होता है। मॉड ऑफ ए का मतलब सिर्फ ए होता है, यानी वेक्टर मॉड का सेंस ही होता है मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर का साइन हट जाएगा। मॉड ऑफ ए का मतलब सिर्फ ए होता है। उसी तरह से मॉड ऑफ आर का मतलब सिर्फ आर होगा। जब मॉड ऑफ आर को हम सिर्फ आर लिख देंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ये होगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। देखिए, ये आर हो जाएगा, ये स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन आर क्यूब। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया वेक्टर फॉर्म। ये बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया। पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे, क्योंकि अब आज के दिनों में वेक्टर फॉर्म को ज़्यादा ही पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब यहीं से देखिए साइन कहाँ से आया था। अब याद करिए, आपने क्लास 11 में एक फॉर्मूला और पढ़ रखा है, और वो फॉर्मूला कुछ ये था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता था ए बी साइन थीटा। तो अगर हम डी एल क्रॉस आर लिखेंगे तो आ जाएगा डी एल डी आर साइन थीटा।
तो यहाँ से साइन लिया गया था, साइन आया था क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग साइन का यूज करते हैं। ये हो गया कूलॉम्स लॉ का, सॉरी बायोट-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। हाँ, बायोट-सैवर्ट लॉ को लाप्लास लॉ भी बोलते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, इसको लाप्लास लॉ भी बोलते हैं। ये हो गया बायोट-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। क्लियर। अब हमें म्यू नॉट की यूनिट और डायमेंशन चाहिए।